एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनालिटी की थ्योरी में आपको H.J. आइजेंक की थ्योरी के बारे में बताएंगे। आइजेंक की जो थ्योरी है वह बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी के नाम से जानी जाती है, जैविक शील गुण सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। आइजेंक की थ्योरी बताने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको बताते हैं। आइजेंक का जन्म जो था वह 1916 में जर्मनी में हुआ था और इनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई थी। आइजेंक के जो पेरेंट्स थे, मदर फादर जो थे, वह फिल्म इंडस्ट्री के में एक्टर थे। इस कारण से आइजेंक को माता पिता के साथ रहने का वक्त नहीं मिला। चूँकि उनके माता पिता के पास वक्त नहीं था, इसलिए इनकी ग्रैंड मदर, इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। आइजेंक ने 2 विवाह किए थे और इनकी जो रचनाएं थी वह अपनी पहली पत्नी के साथ भी और दूसरी पत्नी के साथ भी कई प्रकाशन में इनकी सहलेखिका के रूप में इनकी पत्नियों ने कार्य किया। आइजेंक जो थे वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद एक रिसर्च साइकोलॉजिस्ट बने, अनुसंधान मनोवैज्ञानिक बने और मॉर्ट्सले में मनोचिकित्सा संस्थान में मनोविज्ञान विभाग के निर्देशक बने और 40 वर्ष की उम्र में वह लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। 1994 में आइजेंक को AP अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा पुरस्कृत किया गया और इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में रहते हुए मनोविज्ञान की बहुत सी पुस्तकों की रचना की। इन्होंने लगभग 100 से अधिक जर्नल्स में अपने रिसर्च पेपर, शोध पेपर प्रकाशित किए। इसके अलावा इन्होंने अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की भी रचना की, जिसमें कि इनका प्रमुख जो परीक्षण है EPI, आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर या इन्वेंट्री के नाम से बहुत ही विख्यात है। आइजेंक का जो योगदान है वह साइकोलॉजी के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण है कि इसी कारण यह विश्व के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। यद्यपि आज हम पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में आइजेंक की थ्योरी को पढ़ने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं, लेकिन आइजेंक जो थे वह स्वयं को व्यक्तित्व सिद्धांतवादी नहीं मानते हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे व्यक्तित्व सिद्धांतवादी कहा जाना उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके शोध कार्यों, उनके अध्ययन और जो उन्होंने व्यक्तित्व विमाओं से संबंधित कार्य किए हैं, इसलिए इनकी गिनती व्यक्तित्व के क्षेत्र में भी की जाती है। आइजेंक ने व्यक्तित्व के संबंध में अनेकों शोध कार्य किए हैं और अपने शोध कार्य के लिए तथ्यों का जो संकलन किया है, डाटा कलेक्शन जो उन्होंने किया है, फैक्ट को संकलित किया है, उसके लिए कई विधियों का प्रयोग किया है, जिसमें रेटिंग मेथड, क्वेश्चनायर मेथड, प्रश्नावली विधि, रेटिंग विधि, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और साथ ही साथ जो विशेष चीज है वह शारीरिक गठन का मापन भी किया। इन्होंने फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट भी किया। ऐतिहासिक और जीवन संबंधी सूचना विधियों का भी प्रयोग किया और इन विधियों में के द्वारा इन्होंने आंकड़ों का जो संकलन किया उसमें फैक्टर एनालिसिस, अभी आपने इसके पहले कैटल के बारे में भी पढ़ा जिन्होंने फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग किया, इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस के द्वारा
व्यक्तित्व की कुछ विमाओं की खोज की। यानी ये जो विधियां हम देख रहे हैं, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि आइसेंक ने अपने सिद्धांत में तथ्यों के संकलन के लिए किसी एक विधि का सहारा नहीं लिया, बल्कि इन्होंने कई विधियों और महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइसेंक ने जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किया, उसके द्वारा व्यक्तित्व के विभिन्न डायमेंशंस का मापन, आयामों विमाओं का मापन सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार से जो आइसेंक की खोज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यक्तित्व विमाओं के संबंध में इनका अध्ययन अनेक शोध कार्यों को प्रेरित करने वाला है। आइसेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत को, जैसा कि हमने पहले ही कहा, जैविकशील गुण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत जैविकशील गुण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ये भी कहा था कि कुछ जो शील गुण होते हैं, कुछ क्या अधिकांश, आइसेंक ने यह स्वीकार किया है कि व्यक्ति के अधिकांश शील गुण जो होते हैं वह जन्मजात होते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सभी मानव व्यवहार अर्जित होता है। इसीलिए आइसेंक के सिद्धांत को जैविकशील गुण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइसेंक जीवन भर शोध कार्यों में व्यस्त रहे और अपनी मृत्यु तक वह व्यक्तित्व विमाओं के संबंध में नए नए शोध करते रहे। आइसेंक ने व्यक्तित्व को परिभाषित भी किया है। उन्होंने व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाएं दी हैं। आइसेंक ने 1947 में व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वातावरण तथा वंशानुक्रम, ध्यान दीजिएगा, कोई एक चीज नहीं, एनवायरनमेंट भी है, हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हैं, वातावरण तथा वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्ति के वास्तविक या संभावित व्यवहार प्रतिमान, बिहेवियर पैटर्न का योग ही व्यक्तित्व है। यानी इन्होंने क्या कहा है कि जो वातावरण और वंशानुक्रम से एक विशेष व्यवहार प्रतिमान निर्धारित होता है, उसका ही योग हम व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है और जो डेवलपमेंट है, विकास है, वह मुख्यतः 4 क्षेत्रों की कार्यात्मक अंतःक्रियाओं से होता है। यह 4 क्षेत्र क्या हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी बुद्धि से संबंधित, क्रियात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और दैहिक क्षेत्र। आइसेंक ने 1970 में भी व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थाओं का सापेक्ष रूप से वह स्थिर संगठन है जिसकी उत्पत्ति जैविक अंतर्नोदों, बायोलॉजिकल ड्राइव्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने अपनी परिभाषा में जैविक अंतर्नोदों तथा सामाजिक नैतिक वातावरण की क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यानी इस परिभाषा को भी अगर हम ध्यान दें तो आपको पता है कि अंतर्नोद को मनोवैज्ञानिक जन्मजात मानते हैं। तो इन्होंने यहाँ भी जन्मजात कारकों और सामाजिक और नैतिक अर्जित कारकों के परिणाम स्वरूप भी व्यक्तित्व की व्याख्या की है। आइसेंक की परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि आइसेंक ने जो व्यक्तित्व के बारे में कहा है, यानी व्यक्तित्व को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के ही प्रभाव के रूप में स्वीकार किया है। और आइसेंक का यह मानना है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण से
भले ही अलग अलग प्रभावित होता है, लेकिन व्यक्तित्व जो डेवलप होता है, पर्सनालिटी जो डेवलप होती है, वह हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों के इंटरेक्शन का ही प्रोडक्ट है। यानी वंशानुक्रम और वातावरण की का प्रतिफल ही व्यक्तित्व हम कह सकते हैं। यानी इस प्रकार से आइसेंक ने वातावरण को भी स्वीकार किया है और वंशानुक्रम को भी स्वीकार किया है। इसी प्रकार आइसेंक के सिद्धांत में व्यक्तित्व परिभाषा में हम यह देखते हैं कि आइसेंक ने ये कहा है कि व्यक्ति के वास्तविक या संभावित व्यवहार प्रतिमानों का जो योग है, वह व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमान में दो मुख्य तत्व इन्होंने माना है। एक सेल्फ कॉन्सेप्ट और दूसरा ट्रेट्स, आत्म प्रत्यय और शील गुण। और इसमें इन्होंने मोटिवेशनल सिस्टम, अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया है। व्यवहार के से संबंधित आइसेंक ने जो 4 क्षेत्रों की बात की है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और दैहिक, इसमें से 3 क्षेत्र संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है और इस पर अध्ययन किया है, किंतु जो दैहिक संरचनाओं और कारकों से संबंधित आइसेंक ने उल्लेख किया है, इस पर आइसेंक ने विशेष रूप से कार्य किया है और सामाजिक कारक से चरित्र और चित्त प्रकृति को संबंधित माना है। यद्यपि आइसेंक ने अपनी परिभाषा में व्यवहार को एक स्थायी संगठन बताया है, व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थिरता बताई है, फिर भी अनेक अवयवों में जल्दी परिवर्तन नहीं होता है और कुछ गुण जीवन पर्यंत हमेशा समान रूप से बने रहते हैं। आइसेंक द्वारा वर्णित व्यक्तित्व की संरचना और मापन यानी स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी को बताने से पहले यह बताना आवश्यक है कि आइसेंक ने हिप्पोक्रेटिस और युंग के विचारों को बहुत अधिक अपने सिद्धांत में शामिल किया है। युंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी, इंट्रोवर्सन एक्सट्रोवर्सन पर्सनालिटी के बारे में बताया था, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बारे में, और साथ ही साथ हिप्पोक्रेटिस ने भी विभिन्न प्रकार के शारीरिक तत्वों के आधार पर, द्रवों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की थी। आइसेंक ने भी अपने सिद्धांत में इन दोनों लोगों की यानी हिप्पोक्रेटिस जैसे दार्शनिक और युंग जैसे मनोवैज्ञानिक दोनों के सिद्धांतों को शामिल किया है। इन्होंने आइसेंक ने ये बताया है कि जो व्यक्ति है उसमें भी कुछ विशेष प्रकार के जैसे हिप्पोक्रेटिस ने चित्त प्रकृति की व्याख्या की है, विषादी बताया है, भाव शून्य बताया है, प्रसन्नता वाला बताया है, और ये कहा है कि व्यक्ति में जिस द्रव की प्रधानता होती है वैसा ही व्यक्ति स्वभाव से होता है। और युंग ने जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रकार बताया है, उसके आधार पर आइसेंक ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन किया है और इन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए बाइपोलर, एक द्विध्रुवीय उपागम की व्याख्या की है। इन्होंने अपने सिद्धांत में, आइसेंक ने अपनी थ्योरी में एक प्लस जैसा चिन्ह, जिसको कि हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसके कि 4 प्लस जैसे चिन्ह में आप देखते हैं कि 4 छोर होते हैं और इस पर इन्होंने स्थिरता, अस्थिरता, परिवर्तनशीलता, अपरिवर्तनशीलता, इन आधार पर विभिन्न जो आयाम हैं उनकी व्याख्या की है। आइसेंक के अब हम व्यक्तित्व सिद्धांत की प्रमुख विमाओं की ओर चलते हैं।
सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बाइपोलर द्विध्रुवीय की बात होती है, इसका मतलब होता है कि इसके दो छोर जो होते हैं वह एक कॉन्टिन्यूम पर होते हैं, एक सातत्य पर होते हैं, और इसके दोनों छोर विशेष विशेषता रखने वाले होते हैं। तो आइसेंक का भी जो सिद्धांत है वह बाइपोलर थ्योरी है। अब हम इनके सिद्धांत की ओर चल रहे हैं और आपको सबसे पहले इनकी एक विमा के बारे में बताते हैं। पहली विमा, जिसको IE स्केल के नाम से जाना जाता है, इंट्रोवर्सन एक्सट्रोवर्सन। आइसेंक ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति जो अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं, इस संबंध में इन्होंने काफ़ी खोज की और आइसेंक 1953 ने यह बताया कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, यह युंग ने भी बताया था, कार्ल जी युंग ने, कि अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वह शांत प्रकार के होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति लज्जाशील भी होते हैं और आवेगी निर्णयों के प्रति अविश्वास करने वाले, अनुशासित जीवन को पसंद करने वाले और जल्दी आगे न आने वाले होते हैं। ये माने पीछे हटने वाले प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय भी होते हैं, संकोची भी होते हैं और कल्पनाशील प्रकार के भी होते हैं। इस संबंध में परवीन 1984 ने भी कुछ निष्कर्ष दिया है कि इन्होंने ये कहा है कि अंतर्मुखी लोगों का जो निष्पादन होता है वह बहिर्मुखी लोगों से कठिन विषयों में अच्छा होता है। जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वो एकांत में रहना चाहते हैं और अंतर्मुखी लोगों में बहिर्मुखी लोगों की अपेक्षा कुछ नए परिवर्तन की इच्छा जो है वह कम होती है। और अंतर्मुखी लोग बहिर्मुखी लोगों की अपेक्षा कम सुझाव ग्रहण करने वाले भी होते हैं और अधिक शोरगुल और सामाजिक वातावरण में ये ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं। व्यक्तित्व में जब अंतर्मुखता की प्रधानता होती है, यानी जब व्यक्ति इंट्रोवर्सन प्रकार का होता है, तब जब व्यक्ति इंट्रोवर्ट प्रकार का होता है, तब ऐसा व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहना चाहता है, चिंतन मनन सोच विचार करके कल्पना लोक में विचरण करने वाला और डे ड्रीमिंग करने वाला व्यक्ति होता है। दिवा स्वप्न देखना पसंद करता है, देखता भी रहता है और यह जितना कार्य नहीं करता है उससे अधिक उसके बारे में विचार करता है, विचार करना अधिक पसंद करता है और किसी भी समस्या पर निर्णय लेने में ऐसे व्यक्तियों को बहुत अधिक समय लग जाता है। आइसेंक ने ये बताया है कि जो ये देखिए IE स्केल की बात हो रही है, हमने अभी इंट्रोवर्सन के बारे में बताया, अब एक्सट्रोवर्सन के बारे में आइसेंक 1953 ने जो कहा है कि ऐसा व्यक्ति पार्टियां, शादियां या ऐसी जगह जहां बहुत से लोग हों, मित्र हों, ऐसे वातावरण जिसमें बहुत सारे उद्दीपन हों, इन पर क्रिया करना पसंद करता है, ऐसी जगहों की प्रतीक्षा करता रहता है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनमें संकोच नहीं पाया जाता है, ये अधिक व्यवहारिक होते हैं, यथार्थवादी होते हैं और अधिक बोलने वाले होते हैं। इस संबंध में जो अध्ययन है वो यह बताते हैं कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है वह सामाजिक होता है, सामाजिक पार्टियों में हिस्सा लेने वाला होता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है। इसके अलावा जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं इनमें
क्रियाशीलता और प्रतिक्रियाशीलता, माने किसी कार्य को बहुत जल्दी करने के लिए और किसी स्टिमुलस के बदले तुरंत रिस्पॉन्स देने के लिए इनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको दूसरों के साथ घनिष्ठता या मित्रता स्थापित करने में समय नहीं लगता है। ये चूंकि बातूनी टाइप के होते हैं, दूसरों से मिलना जुलना जल्दी पसंद करते हैं और आराम से मिक्सअप हो जाते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं इनमें परिवर्तनशीलता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह आशावान होते हैं और भविष्य के प्रति हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर अक्सर कार्य करते हैं। यह अपने परिचितों और मित्रों के प्रति सजग भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह दूसरों की समस्याओं के समाधान के लिए भी उत्सुक होते हैं। इनमें बेचैनी, भावुकता, संवेगात्मकता, ये इस प्रकार, जैसे भावुकता और संवेगात्मकता तो कम होती है, लेकिन बेचैनी, चहलकदमी ये अधिक करने वाले होते हैं और समस्याओं के समाधान में रुचि लेने वाले होते हैं। आइसेंक ने इस आयाम को यानी IE स्केल को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि जो IE स्केल है, इंट्रोवर्सन एक्सट्रोवर्सन, उसमें वैयक्तिक अंतरों के कारण, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण न्यूरोफिजियोलॉजिकल फंक्शंस में भी अंतर पाया जाता है। क्योंकि दोनों प्रकार की क्रियाएं और व्यक्तित्व का जो स्वभाव है इसमें अंतर पाया जाता है, इसलिए इनकी स्नायु दैहिकी फंक्शन क्रियाओं में भी अंतर पाया जाता है। जो बहिर्मुखी व्यक्ति हैं उनको सरलता से उद्दीप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति जो हैं सरलता से उद्दीप्त होते हैं। बहिर्मुखी जो व्यक्ति हैं वह जल्दी, जो निषेध हैं, टैबूस हैं, उनको जल्दी सरलता से नहीं सीखते हैं। इस संबंध में आइसेंक 1975 ने कहा है कि इसको एक सर्किल के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और ऐसा उन्होंने फिगर अपनी पुस्तक में दर्शाया भी है। हम भी आपको दिखा रहे हैं और इसमें इन्होंने 4 चित्त प्रकृतियों का भी वर्णन किया है। अब हम आपको इस संबंध में दूसरी विमा या डायमेंशन के बारे में बताते हैं। आइसेंक ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में मनस्ताप या स्थिरता, अस्थिरता, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी डायमेंशन का भी वर्णन किया है। इसे न्यूरोटिज्म डायमेंशन भी कहते हैं। मनस्ताप एक द्विध्रुवीय विमा है, जिसके माने बाइपोलर डायमेंशन है, जिसके कि एक छोर पर स्टेबिलिटी, स्थिरता का गुण पाया जाता है और दूसरे छोर पर अनस्टेबिलिटी या अस्थिरता का गुण पाया जाता है। इस तरह से यह जो स्थिरता अस्थिरता का गुण पाया जाता है, आइसेंक ने ये बताया है कि जो सर्किल चित्र आपको दिखाया जा रहा है, इसके आधार पर आइसेंक ने ये बताया है कि जिन व्यक्तियों में स्थिरता की प्रबलता होती है वह परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम या विपरीत प्रकार की क्यों न हो, वह अपने आप को स्थिर या नियंत्रित रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह जीवन में जो भी समस्याएं आए उसमें अलर्ट रहते हैं, लेकिन उसका समाधान विश्वसनीय और वास्तविक ढंग से करते हैं। यह जल्दी इनमें आवेग
नहीं उत्पन्न होता है। जो स्थिरता बीमा वाले व्यक्ति होते हैं उनमें जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, संवेगों की अभिव्यक्ति होती है, वह वास्तविकता से इसका संबंध होता है। यानी सही परिस्थितियों में सही संवेगों का प्रकाशन करते हैं। जिन व्यक्तियों में स्टेबिलिटी पाई जाती है उनका सेल्फ के बारे में, स्व के बारे में जो ज्ञान होता है वह तो उपयुक्त होता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति उपयुक्त आत्म मूल्यांकन करने वाले होते हैं। स्थिरता व्यक्तित्व वाले यानी स्थिरता की बीमा पर पाए जाने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं वह मान्य ढंग से स्वीकार, जो समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है उससे यह उसकी पूर्ति करते हैं और यह व्यक्ति अपने परिवार और समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति रखने की भी क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें स्टेबिलिटी पाई जाती है, स्थिरता पाई जाती है, यह चूंकि समझदार प्रकार के होते हैं, स्थायित्व वाले होते हैं, नियंत्रित प्रकार के होते हैं, इसलिए यह बिना आवेग में आए अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता रखते हैं। इस बीमा का जो दूसरा छोर है अस्थिरता है। ऐसे व्यक्ति स्थिरता बीमा के विपरीत होते हैं। ये बहुत जल्दी आक्रामक प्रकार के हो जाते हैं। इनके संवेगों का प्रकाशन भी बहुत सटीक नहीं होता है। इनमें जो व्यवहार होता है वो बहुत जल्दी मूडी प्रकार का यानी परिवर्तित होने वाले प्रकार का होता है। ये उत्सुकता की भावना रखने वाले, असामाजिक और अस्थिर प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ न कुछ मानसिक असामान्यताएं भी दिखाई देती हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह ज़्यादातर अप्रसन्न, चिंता, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट आदि लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। और आइसेंक ने यह भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनका स्वतंत्र नाड़ी संस्थान अधिक एक्टिव प्रकार का होता है, अधिक क्रियाशील होता है, वह उत्तेजनाओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियाएं करते हैं। इसलिए इनमें मनस्ताप के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इनमें फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, एंग्जाइटी आदि प्रकार की माने मनोग्रस्तता, बाध्यता, चिंता, अकारण भय आदि प्रकार के मानसिक रोगों का पाए जाने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। आइसेंक ने व्यक्तित्व की बीमाओं के मापन के लिए भी बहुत वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया और इन्होंने इसके मापन के लिए 700 मनस्ताप से ग्रस्त लोगों को 700 मनस्ताप से ग्रस्त रोगियों को लेकर अपना अध्ययन किया और पाया कि इन मानसिक रोगियों में से 39 मापनियों पर मनोचिकित्सा की सहायता से इन्होंने आंकड़े एकत्र किए और इसमें इन्होंने कई विधियों को संकलित किया और इस प्रकार के अध्ययन को उन्होंने कारक विश्लेषण जैसी सांख्यिकी विधि से विश्लेषण किया और इन दोनों बीमाओं को मापने के लिए एक परीक्षण भी तैयार किया, MPI, मॉड्सले व्यक्तित्व आविष्कारिका, मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी, और बाद में इसका नाम इन्होंने EPI, आइसेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी रखा, जिसकी सहायता से IE स्केल, मनस्ताप स्थिरता बीमा आदि का मापन किया जा सकता है। इन्होंने जो तीसरी बीमा बताई आइसेंक ने, वह
मनोविक्षिप्तता आवेग नियंत्रण विमा के नाम से जानी जाती है। साइकोटिज्म इम्पल्स कंट्रोल विमा के नाम से, डायमेंशन के नाम से जानी जाती है। इस विमा को इन्होंने 1970 के बाद के अध्ययन के बाद ऐड किया था। यह तीसरी विमा भी एक द्विध्रुवीय विमा है और यह विमा आज की डेट में मनोविक्षिप्तता आवेग नियंत्रण विमा के नाम से जानी जाती है। आइसेंक 1976 का ये कहना है कि व्यक्तित्व विमा की इस, जो हमने पहले ही कहा कि बाइपोलर है यानी दो छोर हैं, तो इसके एक छोर पर स्थित व्यक्तियों में जो स्मृति क्षमता होती है, ध्यान की एकाग्रता होती है, यह कम पाई जाती है। इनमें क्रूरता, अति संवेदनशीलता और चिंता की मात्रा पाई जाती है। यानी इस विमा पर स्थित व्यक्ति समाज विरोधी भी हो सकते हैं, क्रूर प्रकार के भी हो सकते हैं, शंकालु प्रकार के हो सकते हैं। जबकि इस विमा का जो दूसरा छोर है, इस पर स्थित व्यक्ति जो होते हैं, उनमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनमें परा अहम की क्रियाएं होती हैं, सुपर ईगो की क्रियाएं होती हैं, जिसे कि बाद में इस विमा, पहले इन्होंने इस विमा को इसी सुपर ईगो फंक्शन डायमेंशन के नाम से ही नाम दिया था, साइकोटिज्म सुपर ईगो फंक्शन डायमेंशन का नाम दिया था। किंतु बाद में आइसेंक ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसे आवेग नियंत्रण विमा के नाम से बताया। यानी आइसेंक ने ये बताया कि मनोविक्षिप्तता वाले विमा के छोर से जैसे जैसे व्यक्ति आवेग नियंत्रण वाली विमा की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्तित्व में मनोविक्षिप्तता के लक्षण कम होते जाएंगे और नैतिकता और आदर्श की मात्रा बढ़ती जाएगी। आइसेंक की जो यह विमा है, यह मनोविक्षिप्तता मानसिक रोग से कुछ अलग प्रकार की है। यह मनोविक्षिप्तता विमा वाले व्यक्तियों की कुछ विशेषता पाई जाती है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से मनोविक्षिप्त प्रकार का हो। इसके अलावा यह तो हुई आइसेंक द्वारा वर्णित विभिन्न विमाएं, और आप देखते हैं कि यह विमा जो है, आइसेंक ने जो वर्णन किया है IE स्केल, इसका वर्णन पहले युंग ने भी किया हुआ था। अब हम आपको व्यक्तित्व के पदानुक्रमिक स्वरूप के बारे में बताते हैं। हायरार्किकल नेचर ऑफ पर्सनालिटी। आइसेंक ने व्यक्तित्व के पदानुक्रमिक स्वरूप के बारे में ये बताया है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसकी संरचना की व्याख्या 4 विशेष अनुक्रमों के द्वारा की जा सकती है। और इसका जो पहला स्तर अनुक्रिया स्तर का है, यानी विशिष्ट अनुक्रियाओं के स्तर से एक अर्थ यह है कि विशेष परिस्थिति में जो व्यक्ति क्रिया या व्यवहार करता है। दूसरी स्तर इन्होंने बताया है आदतजन्य अनुक्रिया का स्तर। आदतजन्य अनुक्रिया स्तर से मतलब है कि जब विशिष्ट अनुक्रियाएं, यानी कोई भी विशेष प्रकार की क्रियाएं जब व्यक्ति बार बार दोहराता है, तो वह क्रियाएं आदतों में परिवर्तित हो जाती हैं। आइसेंक ने तीसरा स्तर शील गुण स्तर बताया है, और इसे परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि यह आदतजन्य अनुक्रिया स्तरों का सेट है, ऐसा सेट है जो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। और चौथा प्रकार या स्तर जो आइसेंक ने बताया है कि वह यह है कि एक प्रकार से
शील गुणों का सेट है जो आपस में संबंधित होता है, यानी व्यक्ति की विशिष्ट क्रियाएं, आदत, शील गुण और इन सब का एक जो सम्मिलित सेट जो बनता है। और इस प्रकार से आइजेंक ने 4 स्तर को बताया है और चौथे स्तर को इन्होंने कोई प्रकार नहीं बताया है, बल्कि इन्होंने एक पर्सनालिटी के डायमेंशन के रूप में स्वीकार किया है, जिस पर कि इनका कहना है कि IE स्केल को बहिर्मुखता को रखा जा सकता है। इन्होंने व्यक्तित्व के दैहिक आधारों के बारे में भी कुछ अध्ययन करके बताया है। इन्होंने ये कहा है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता यानी IE डायमेंशन जो है मस्तिष्क के ARAS असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के कारण की क्रियाओं से संबंधित है। और इनका ये कहना है कि बहिर्मुखी व्यक्ति में कॉर्टिकल उत्तेजना स्तर निम्न रहता है, जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति में जो कॉर्टिकल उत्तेजना का स्तर है वह उच्च रहता है। आइजेंक ने मनस्ताप स्थिरता विमा को भी दैहिक आधार पर बताते हुए कहा है कि इस विमा का संबंध स्वतंत्र नाड़ी संस्थान की क्रियाओं से होता है। आइजेंक ने यह भी बताया कि जिन व्यक्तियों का स्वतंत्र नाड़ी संस्थान अधिक संवेदनशील या अधिक क्रियाशील होता है, वह व्यक्ति वातावरण के प्रति अधिक तीव्र या संवेगात्मक ढंग से अनुक्रिया करते हैं और ऐसे व्यक्ति में मनस्ताप रोग के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनका स्वतंत्र नाड़ी संस्थान सामान्य रूप से या कम संवेदनशील होता है। आइजेंक के सिद्धांत के बारे में भी मनोवैज्ञानिकों ने कुछ दृष्टिकोण दिए हैं, यानी आइजेंक के सिद्धांत का जो मूल्यांकन हम कर सकते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के आधार पर। तो सबसे पहली बात तो हम यह देखते हैं कि आइजेंक ने विकास की किसी अवस्था का वर्णन नहीं किया है और इन्होंने अपना जो व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन दिया है वह मुख्यतया 3 विमाओं के आधार पर दिया है: अंतर्मुखता बहिर्मुखता विमा, मनस्ताप स्थिरता स्थिरता विमा और मनोविक्षिप्तता आवेग नियंत्रण विमा के आधार पर दिया है। इसीलिए इनके जो व्यक्तित्व सिद्धांत है इन्हें इसमें चूंकि अवस्थाओं का वर्णन नहीं है, इसमें व्यक्तित्व के अन्य विशेष प्रत्ययों को नहीं शामिल किया गया है, इसमें विकास की अवस्थाओं से संबंधित कोई भी अध्ययन सम्मिलित नहीं किया गया है। इसीलिए इसके जो व्यक्तित्व सिद्धांतवादी हैं वह आइजेंक के सिद्धांत को व्यक्तित्व सिद्धांत मानने के पक्ष में नहीं है। लेकिन आइजेंक का जो सिद्धांत है वह आइजेंक का जो भी देन है वह जीवन भर उनके द्वारा किए गए शोध कार्यों का परिणाम है। इन शोध कार्यों ने अनेक मनोवैज्ञानिकों को शोध अध्ययनों के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ इन्होंने अपने अध्ययन के लिए विशेष और उच्च सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया। इन्होंने जो व्यक्तित्व विमाओं का भी अध्ययन किया है उसके लिए फैक्टर एनालिसिस जैसी सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया और परीक्षण भी निर्मित किया। आइजेंक जो हैं व्यक्तित्व मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए और रिसर्च मनोवैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करने के लिए हमेशा ही इनकी गिनती विशेष रूप से की जाएगी।